स्वागत है आप सभी लोगों का HTML कोर्स की एक और वीडियो में। ये है वीडियो नंबर 7 और आज हम कुछ बहुत ही अलग चीज़ें देखने वाले हैं। बेसिकली आपका कोर्स जो है मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, बट ये वीडियो भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि दिस वीडियो इज़ एज अ रैप अप ऑफ दिस कोर्स। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स और टैग्स के बारे में समझेंगे जो कि आपकी वेबसाइट को यूज़र के लिए और एक्सेसिबल बना सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें जो कि आपको लगेगा कि क्यों पढ़ रहे हैं, बट पढ़ना ज़रूरी है। एंड हम ये भी देखेंगे, थोड़ा बहुत एसईओ के बारे में समझेंगे कि आपकी वेबसाइट को रैंक कैसे करा सकते हैं और अच्छी तरीके से आपके पेजेस जो हम लोग गूगल कभी सर्च करते हैं तो बहुत सारे लिंक्स आते हैं ना, उसमें आपकी वेबसाइट कैसे आ सकती है, कैसे कीवर्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं हम लोग। एंड लास्ट में थोड़ा बहुत हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में भी थोड़ा समझेंगे जो कि मीडिया क्वेरीज है। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं वही एक फोल्डर बना लेता हूँ, 07 एक्सेसिबिलिटी एसईओ और रिस्पॉन्सिवनेस। माफ़ करना अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो। index.html, ठीक है जी। एक बॉयलर प्लेट कोड बना लेते हैं और इसके अंदर भी सेम हेडिंग रख देते हैं। सेम हेडिंग मतलब सेम टाइटल दे देते हैं। एंड बाय द वे, हाँ, आपको एक और चीज़ बतानी है जो कि है फैव आइकन। और फैव आइकन क्या होता है वो ही बताएंगे हम। तो इस वीडियो में बने रहना क्योंकि ये वीडियो काफ़ी मस्त मज़ेदार होने वाली है, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी, आई कैन सी मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है। अभी सही कर देते हैं इसको। SEO एंड responsiveness। अब ठीक है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग एक्सेसिबिलिटी से ही। एक्सेसिबिलिटी क्या होता है? देखो, एक्सेसिबिलिटी मतलब कि यूज़र अगर आपकी वेबसाइट को यूज़ कर रहा है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा और इजी हो जाए उसको यूज़ करना। सपोज करो कि आपकी वेबसाइट में बहुत सारे कंटेंट है, ठीक है। अब कुछ कुछ वेबसाइट्स, सपोज करो इंस्टाग्राम ही ले लो। इंस्टाग्राम अगर आप लोगों ने अपने डेस्कटॉप में यूज़ किया होगा कभी, आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम या कोई भी, यार चैट जीपीटी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, जिसमें आप इनपुट जिसके अंदर होते हैं, तो आपने अगर यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर हम टाइप करते हैं और जैसे ही एंटर दबाते हैं तो हमारा मैसेज सेंड हो जाता है। हमें बटन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम एंटर दबाते हैं और वो मैसेज सेंड हो जाता है। तो ये एक इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी। यूज़र का एक्सपीरियंस थोड़ा सा और आसान बना दिया हमने क्योंकि हमने बटन ऐड कर दिया उसमें। नॉर्मली अगर आप करोगे तो नॉर्मली नहीं होता वो चीज़, ठीक है। तो ये एक तरीके का एक्सेसिबिलिटी है। दूसरा एक्सेसिबिलिटी ये समझ लो कि आप टैब दबाओगे अपने कीबोर्ड में तो अलग अलग बटन्स पे, अलग अलग जितने भी बटन्स होते हैं, जितने भी इनपुट्स होते हैं ना, उस पर आपका जो है क्या कहते हैं, फोकस होता रहेगा। वो भी हम करके दिखाएंगे अभी, वो करेंगे, डोंट वरी। तो ये सब चीज़ें ना एक्सेसिबिलिटी में आते हैं। तो आज हम एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट के अंदर दो चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो लेबल्स, क्योंकि लेबल्स मैंने आपको पढ़ाए थे पिछले बार भी, बट वो मेरे हिसाब से इतने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाए थे क्योंकि मैंने सोचा था कि उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनेगी जो कि यही है, ठीक है। तो लेबल्स, एंड उसके बाद हम लोग एक एट्रीब्यूट के बारे में समझेंगे जो कि है एरिया लेबल्स, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का अलग अलग पर्पस है, हम दोनों ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेबल्स पे आते हैं हम लोग, ठीक है। लेबल्स, तो लास्ट टाइम हमें लेबल्स का यही मालूम था कि लेबल्स एक तरीके से उसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है फॉर के अंदर हम लोग जो नेम पास करते हैं वही इनपुट के अंदर आईडी में पास करते हैं। इतना ही पढ़ा था, ज़्यादा मैंने कुछ बताया भी नहीं था। आज मैं थोड़ा सा एक यूज़ केस लेकर चलता हूँ क्योंकि यूज़ केस पता होना ज़रूरी है।
ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक 2-3 इनपुट्स बना लेता हूँ, ठीक है, लेबल्स के साथ। सबसे पहले लेबल लिखते हैं एक, फॉर में आएगा नेम, और हम नेम के लिए ही बना रहे हैं इसको, ठीक है। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ, एक इनपुट चाहिए मुझे जिसका टाइप टेक्स्ट ही होगा। नेम मेरे को देना नहीं है, ज़रूरत नहीं है इसमें, मुझे आईडी से मतलब है, आईडी मेरा सेम होना चाहिए जो कि मैंने फॉर में दिया है, ठीक है। इसी को मैं 3 बार कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे 3 इनपुट चाहिए लेबल्स के साथ, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को यहाँ स्पेस देने से तो कोई मतलब है नहीं, मेरे को बी आर टैग देना पड़ेगा, तो मैं 2 बी आर टैग दे दूंगा। क्यों दे दूंगा? क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्पेसेस चाहिए लाइन में। एक और बी आर टैग, बढ़िया। अच्छा ठीक है, तो ये वाला जो है ये है ईमेल के लिए, तो इसमें मैं फॉर के अंदर ईमेल दूंगा, टेक्स्ट भी ईमेल लिखूंगा, टाइप भी ईमेल दूंगा, और आईडी भी ईमेल दूंगा। काफ़ी ईमेल हो गया हर जगह। सेम एक पासवर्ड के लिए बना लेते हैं, पासवर्ड टाइप भी पासवर्ड, और नेम भी आईडी, मतलब आईडी भी पासवर्ड, ठीक है। फटाफट से लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं अपना। तो ये आ गया हमारे पास, इसको मैं दूसरे डेस्कटॉप में ले जाता हूँ अब, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो, मैं अगर यहाँ पर टैब दबा रहा हूँ तो ये नेम पर जा रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पर मान के चलो अभी ऐसे है, फोकस में नहीं है अभी, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो नॉर्मली इनपुट में होगा ही होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ भी क्लिक कर रहा हूँ तो यही इनपुट सेलेक्ट हो रहा है। क्यों? ये इनपुट भी तो सेलेक्ट हो सकता था, क्यों नहीं हो रहा ये वाला इनपुट? क्योंकि भाई हमने फॉर में नेम दिया है और आईडी में भी नेम दिया है। अगर मैं ये जो फॉर का नेम जो है अगर मैं इसमें चिपका दूँ, सपोज करो ये हटा देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ मैं और आईडी में डाल देता हूँ यहाँ पर ये नेम। लो, अगर मैं अब करूँ और इसमें नेम पे क्लिक करूँ, यहाँ का नेम हटाना पड़ेगा मुझे। सपोज करो मैंने इसमें कुछ दिया ही नहीं, लो ठीक है, अभी रिफ्रेश हो गया। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये ईमेल सेलेक्ट हो रहा है, जबकि बार बार मैं नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखो नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अभी तो ये कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो टैब में दबा रहा हूँ, टैब सेलेक्ट कर रहा हूँ, चीज़ें सेलेक्ट हो रही हैं, ठीक है, नॉर्मली। बट अगर कोई यूज़र स्क्रीन रीडर का यूज़ कर रहा है, ठीक है, स्क्रीन रीडर आपको मालूम होगा कि बेसिकली जो भी आपकी वेबसाइट का कंटेंट होता है वो आपको बोल के बताता है, ठीक है। ये एक काफ़ी मॉडर्न फैसिलिटी जो बहुत से लोग यूज़ करते हैं। तो अगर कोई स्क्रीन रीडर का यूज़ कर रहा है और उसको मतलब मान के चलो यूज़ कर रहा है, तो पता है आपका क्या मतलब बोलेगा कि ये वाला जो फील्ड है ना, ये वाला फील्ड है, ये इससे कनेक्टेड है। समझो मतलब दोनों चीज़ों में आपका लॉस ही है। देखो अगर मैं यहाँ से आईडी हटा भी दूँ, चलो नेम पे ही आते हैं सबसे पहले। इसमें मैंने मान के चलो लेबल भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया इसमें, ठीक है, ये ऐसे है सिर्फ, ये ऐसे है सिर्फ। अभी अगर आपने इसके अंदर प्लेस होल्डर भी दे दिया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको दिख रहा है कि हाँ इसके अंदर ये है, लेकिन स्क्रीन रीडर जब रीड करेगा तो उसको कोई कंटेंट नहीं मिलेगा कि ये इनपुट किस चीज़ के लिए है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लेबल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लेबल जो है मान के चलिए फॉर जो है और इसके अंदर आईडी सेम दे देते हैं नेम, क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जब स्क्रीन रीडर रीड करेगा तो उसको पता होगा कि ये जो ये जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर नेम डालना है आपको। समझ गए? ये होता है, इसलिए लेबल्स होता है कि एक्सेसिबिलिटी को यूज़र का बढ़ा देता है। हर तरीके से आपकी वेबसाइट बढ़िया है, मतलब ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। एसईओ में भी इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसलिए हम लोग लेबल्स का यूज़ करते हैं। लेबल्स का कोई देखो रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल सही कॉन्सेप्ट है कि आपको आपके एलिमेंट्स के बारे में, आपके एलिमेंट्स के साथ इंटैक्ट होके ये एक्सेसिबिलिटी बढ़ाता है यूज़र, ठीक है। ओके, तो अब ये तो हो गई लेबल्स की बात, ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ पहले। अब ये एरिया लेबल क्या होता है? देखो एरिया लेबल समझाने के लिए ना मुझे एक्चुअली
कुछ इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली ज़रूरत तो मुझे एक ही इमेजेस की पड़ेगी, बट इस पूरे वीडियो में मेरे को कुछ इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मैं सारे एक काम करता हूँ, एक ही साथ ले आता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा, हमेशा की तरह जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है, एक फ़ोल्डर बनाएंगे स्टैटिक, उसके अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे इमेजेस, क्योंकि वीडियोस भी तो हो सकती थी इसलिए। तो इमेजेस का हमने फोल्डर बना लिया। अब मैं बस अभी गया और अभी आया इमेजेस लेके। ओके, तो मैं यहाँ पर ना कुछ इमेजेस लेकर आ चुका हूँ। सारे का डिस्कस करेंगे हम धीरे धीरे, लेकिन जो अभी मेरी काम की है अभी इस टॉपिक को समझाने के लिए वो है menu.png, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ, एरिया लेबल, ठीक है। अब इसके लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज करो हमारे पास एक बटन है, उसका अंदर लिखा है सबमिट, ठीक है। नॉर्मल एक बटन है, ये बटन आ गया। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए, है ना। अब मान के चलो ये बटन है, कुछ नहीं, नॉर्मल बटन है, क्लिक कर लेंगे, हो जाएगा काम। अगर मैं इस पे समझ करो कोई यूज़र आता है हमारे वेबसाइट पे और वो स्क्रीन रीडर यूज़ करता है, ठीक है, इसके लिए, तो उसको पता है क्या मैसेज मिलेगा स्क्रीन रीडर के थ्रू? उसको ये मैसेज मिलेगा, बटन सबमिट, ये बोलेगा वो, ठीक है। ये टेक्स्ट बेसिकली जनरेट करेगा वो। अब सपोज करो ये तो चलो हो गया अपना काम, बढ़िया, बटन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि साइड बार्स होते हैं वेबसाइट्स में। अगर आप एंड्रॉयड में यूज़ कर रहे हो कोई वेबसाइट, तो उसमें साइड बार होता है, उस पर क्लिक करते हैं, एक आइकन होता है, साइड से साइड बार निकल के आता है। यूट्यूब में भी होता है, बहुत सी वेबसाइट्स में आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो बनाते हैं हम अपना। अब वो कैसे बनाते हैं वो भी देख लो। सपोज करो एक बटन मैंने लिया, बटन टैग के अंदर मैंने एक इमेज टैग ले लिया IMG, ठीक है। IMG में सोर्स डालेंगे वही जो मैंने बोला था menu.png, ठीक है, वो इसीलिए मैंने डाउनलोड करी है। तो अभी तक तो आपको पता ही है कि पाथ वगैरह कैसे सेट करते हैं, कैसे डालते हैं। तो menu.png सेट कर दिया और यहाँ पर मैं दे देता हूँ, क्या दे दूँ, मेन्यू दे देते हैं यार, ठीक है। अभी ये बहुत बड़ी इमेज आएगी जिसकी मुझे मालूम था, तो हाइट में दे देता हूँ 50 भी नहीं, 20 दे देते हैं, 20, और विड्थ भी 20 दे देते हैं, ठीक है। तो इतना आ गया अपना, 10 दे देते हैं यार, ज़्यादा हो जाएगा, 10, ठीक है। अब ठीक है, तो सपोज करो ये तो चलो स्क्रीन रीडर जब रीड करेगा तो बोल देगा सबमिट है, क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है सबमिट, पढ़ लेगा। इसके अंदर क्या लिखा है? इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, इसके अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं है भाई, ये तो सिर्फ एक इमेज है। उसको कैसे पता चलेगा कि इस इमेज पे क्लिक करने से आपका साइड बार खोलेगा या फिर आपका लॉगिन होगा या फिर क्या होगा? उसको तो कुछ मतलब नहीं है उससे, राइट। तो ये भी काम हम ही लोगों को करना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये एक्सेसिबिलिटी एट्रीब्यूट और बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एट्रीब्यूट होता है जो हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं एरिया लेबल। नाम से समझ में आ रहा होगा, उस एरिया का लेबल हम लेबलिंग कर रहे हैं। तो बटन फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग साइड बार, दैट्स इट, ये लिख दिया ना आपने। अब जब आपका साइड बार यहाँ पर मतलब स्क्रीन रीड करेगा ना, तो वो मैसेज देगा जो आपने मैसेज लिखा है, दिस इज द बटन फॉर जो भी लिखा है मैंने, ओपनिंग एंड क्लोजिंग साइड बार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस क्या होता है। और ये आप उन जगह पे यूज़ कर सकते हो जहाँ पर आप कोई टेक्स्ट नहीं लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको स्लाइडर्स में यूज़ कर सकते हो। आप इसको चेक बॉक्सेस, देखो चेक बॉक्सेस में तो कुछ लिखते नहीं हो, है ना। चेक बॉक्सेस में बस टिक करते हो, सेलेक्ट ही तो करते हो, है ना, चेक करते हो, उसके अंदर थोड़ी कोई टेक्स्ट लिखते हो। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, स्क्रीन रीडर को कैसे पता चलेगा कि ये चेक किस चीज़ के लिए लगाया आपने? हाँ, एक काम कर सकते हो कि उसके अंदर उसको लेबल से अटैच कर सकते हो, वो आपका काम, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बट स्लाइडर में क्या करोगे? स्लाइडर में तो लेबल की मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती। स्लाइडर तो एक स्लाइडर अपने आप में एक चीज़ है। तो अब मान के चलो, अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जो कि टेम्परेचर को स्लाइडर, मतलब टेम्परेचर को
रेंज सेट करता हो स्लाइडिंग के थ्रू, तो स्क्रीन रीडर को कैसे पता चलेगा? स्क्रीन रीडर को एरिया लेबल से ही पता चलेगा। आप डालोगे एरिया लेबल और वहां से वो उसको मतलब कैच कर लेगा बेसिकली। स्लाइडर हो गया, कलर पिकर मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में। तो मान के चलो आप अपनी वेबसाइट की थीम, मतलब कोई यूजर अपनी एक प्रोफाइल बना रहा है, सपोज करो एक हम बना रहा है, यूज केस लेते हैं, यूजर एक प्रोफाइल बना रहा है ना, तो वो थीम सेलेक्ट कर रहा है। अब स्क्रीन रीडर को क्या पता कि वो कलर जो है वो किस कलर के लिए यूज कर रहा है। ये थीम के लिए यूज कर रहे हो तुम, अपने बटन के लिए यूज कर रहे हो तुम, अपने चैट्स के लिए यूज कर रहे हो तुम, किस चीज के लिए यूज कर रहे हो, तो वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए ये चीजें एक्सेसिबल बनाती हैं यूजर के एक्सपीरियंस को। जैसे कि यूआई होता है, यूजर इंटरेक्शन होता है, वैसे ही यूएक्स होता है यूजर एक्सपीरियंस के लिए। तो हम लोगों को कभी कभी इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है ताकि हमारा काम A1 हो। बेसिकली लोग पूछ रहे हैं अरे भाई किसने बनाई है वेबसाइट, समझ रहे हो? तो इसलिए हम लोग एरिया लेबल का यूज़ करते हैं। तो ये तो आपके मेरा मेनली मतलब दो ही मेरे को बताने थे, एरिया लेबल के बारे में और लेबल्स के बारे में बेसिकली, जो कि मैंने बता दिया है ना। तो इस बटन की ज़रूरत तो नहीं है, तो बस मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए ही बताया था। मेन आपका जो है वो ये है, ठीक है। ये हो गई हमारी एक्सेसिबिलिटी पे। अब थोड़ा सा ना एसईओ पे आ जाते हैं। एसईओ पे आ रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली मेटा टैग्स पे आना पड़ेगा, क्योंकि एसईओ का मेन जो है वो मेटा टैग्स में ही है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली वीडियो में, जो कि हमारा शायद इंट्रोडक्शन एंड सेटअप ही था, या फिर शायद मेरे ख्याल से HTML स्ट्रक्चर, मतलब थोड़ा सा याद नहीं मुझे, बट बताया था मैंने कि मेटा जो टैग्स होते हैं, मेटा मतलब मेटा का मतलब ही होता है डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। किसी भी आपकी वेबसाइट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको मेटा टैग बोलते हैं बेसिकली, बस बात ये है। तो गूगल को या फिर अपने कोई भी सर्च इंजन को, बिंग को, है ना, और भी जितने भी सर्च इंजन हैं, उनको क्या कौन बताएगा कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, किस बारे में है? कौन बताएगा उनको? आपने तो कंटेंट डाल दिया अपना सारा, आपने तो कंटेंट डाला यूजर को बताने के लिए ताकि यूजर तो समझ जाए, बट गूगल को कैसे पता चलेगा? गूगल को पता चलेगा तभी तो आपकी वेबसाइट रैंक होगी। जो सही कीवर्ड्स से मैच करेंगे, जैसे यूजर सर्च कर रहा है, मान के चलो आपकी वेबसाइट जो है वो हॉस्पिटल के बारे में है, कुछ हॉस्पिटल के मेडिसिन के बारे में आप सेल करते हो, यूजर सर्च कर रहा है कार के बारे में, वैसा तो है नहीं कि कार का सर्च करता है, कार के बारे में आप सर्च करते हो तो आपको हॉस्पिटल के बारे में पता चलता नहीं ना। आप भी कार के बारे में सर्च करते हो तो आपको कार की वेबसाइट सर्च मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उसके अंदर कीवर्ड सेट किए होते हैं, ठीक है। उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होता है प्रॉपर कि ये चीज़ें इस चीज़ के मतलब ये इस बारे में है, इस वजह से उसको एग्जैक्ट डेटा मिल जाता है, ठीक है। इसी को एसईओ बोलते हैं, ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यही है, ठीक है। जो सर्च इंजन होता है उसके लिए हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं बेसिकली, बस और कुछ नहीं। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले इसको भी समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, नहीं पहले तो मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद एक और यूज केस दिखाऊंगा अच्छा कर, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस पर आते हैं, इसको हटाऊं, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो सबसे पहले हम लोग, जैसे कि एक तो हमें मेटा टैग पहले से दिया हुआ है जो जो होता है व्यू पोर्ट, ठीक है। व्यू पोर्ट भी मैंने शायद आपको बताया था। व्यू पोर्ट बेसिकली यूज होता है कि जो भी आप जो भी डिवाइस में आपकी वेबसाइट खुली हुई है, सपोज करो टैबलेट में खुली है, या फिर एप्लीकेशन में, सॉरी एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, एंड्रॉयड में खुली है, टीवी में खुली है, ठीक है, किसी में भी खुली है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी विड्थ को एडजस्ट कर लेगी वो। आया समझ में? नहीं आया समझ में? सपोज करो कि आपका जो टेक्स्ट है, जो आप अभी डेवलपमेंट कर रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, वो टेक्स्ट बहुत बहुत बड़ा है, मतलब इतना बड़ा है कि वो एक आपके फ्रेम में दिख जाए, ठीक है। क्योंकि आपकी जो लैपटॉप की या कंप्यूटर की स्क्रीन है वो थोड़ी सी चौड़ी है। लेकिन अगर आप यूज़र जो है वो अगर फ़ोन में खोल रहा है उसको, तो फ़ोन की जो विड्थ है वो तो कम है और लेकिन हाइट ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही एडजस्ट कर लेता है। इसलिए हम लोग व्यू पोर्ट का यूज़ करते हैं। आप समझ में आ गया होगा आपको। तो कुछ नहीं, और इनिशियल स्केल का मतलब ये होता है कि आपकी जो जूम क्वालिटी, मतलब जो जूम हम लोग करते हैं वेबसाइट पे, ये एक मिनट, ये जो हम जूम करते हैं, अरे यार कोई कंटेंट इसलिए तो जूम किया करूँगा, रुक जाओ, एक H1 लगा देता हूँ मैं। हेलो,
ठीक है, ये मान के चलो ये है, अभी ये जूम्ड है, ठीक है। तो इसको अगर मैं 100% करूँ, देखो ये 100%, ये इसकी इनिशियल है 1.0 जो लिखा हुआ है ना, ये इनिशियल स्केल, ये इसका मतलब 100% पे नॉर्मल जो उसकी फॉन्ट साइज है उस पर जूम नहीं है। तो बस इसका मतलब यही होता है। मेन दो चीज़ें होती हैं, पता है इसमें क्या होती है, बताता हूँ। देखो एक, और हर बार आपको मान के चलो अलग अलग चीज़ों के लिए मेटा टैग तो यूज़ करना ही है, ताकि गूगल को पता चले या फिर आपका सर्च इंजन को पता चले कि आप इसके अंदर मेटा टैग लिख रहे हो, ठीक है। देखो तो मेटा लिखेंगे हम और यहीं से क्लोज भी कर देंगे इसको। इसके अंदर एट्रीब्यूट्स मेन करते हैं। देखो नेम में लिखते हैं हम, एक होता है नेम हमारा डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर आप देते हो कंटेंट। बस दो चीज़ अभी याद रखो और कुछ मत याद रखो, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और एक होता है हमारा कीवर्ड, ठीक है, और इसके अंदर कंटेंट सेम। डिस्क्रिप्शन आपको पता चल गया होगा, कीवर्ड ही पता चल गया होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी। डिस्क्रिप्शन में आपकी वेबसाइट का पर्टिकुलर पेज, जब आप वेबसाइट बनाओगे ना, तो आप एक ही इसमें नहीं बनाओगे, आप बहुत सारे जैसे कॉन्टैक्ट अस पेज होता है, आपके प्रोडक्ट्स का अलग पेज होगा, आपके सर्विसेज का पेज अलग होगा, आपका होम पेज अलग होगा। तो सपोज करो आप होम पेज पर हो, तो होम पेज के अंदर जो जो कंटेंट है आपके वेबसाइट के बारे में, आपको डिस्क्रिप्शन में सिर्फ वही लिखना है। समझ में आ गया? कीवर्ड, अरे यार वाई नहीं लगाया, बताते भी नहीं आप लोग यार, ठीक है। अब कीवर्ड्स में सिर्फ रेलेवेंट कीवर्ड्स, सब जैसे जो मैंने अभी एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले कार का और हॉस्पिटल का, तो आपकी अगर वेबसाइट हॉस्पिटल के बारे में है तो आप मेडिसिन का कीवर्ड्स दो, आप मतलब जो भी हॉस्पिटल रिलेटेड चीज़ें हैं, जो आप क्या क्या ट्रीटमेंट करते हो, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, उसका दो। ये नहीं कि आप कीवर्ड्स के अंदर होंडा लिख रहे हो, ठीक है, मारुति सुजुकी लिख रहे हो, ये सब लिखोगे तो फिर सबसे नीचे आएगी आपकी वेबसाइट रैंक होकर। इसी को बैड एसईओ भी बोलते हैं हम लोग। तो सपोज करो, मैं अब जो बोल रहा था एग्जांपल दिखाने की, देखो ये हमारा index.html है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये है हमारा होम पेज, ठीक है। और एक मैं बना लेता हूँ, इसमें आपको एक नई चीज़ पता चलेगी अभी के अभी, ठीक है। ये होम पेज हो गया हमारा, और मैं एक और फाइल बनाऊंगा इसी के अंदर। अरे यार इसमें नहीं बनाना, इसमें बनाना है, ये थोड़ा सा नया है आपके लिए। यहाँ पे बना लेता हूँ मैं कॉन्टैक्ट अस .html। अब आप बोलोगे ये तो बताया नहीं था, अरे भाई देखो तो सही, अभी इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ दिस कॉन्टैक्ट अस, और h1 दे देता हूँ इसमें कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर, ये URL है, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं, हमारा जो 07 एक्सेसिबिलिटी SEO रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, ये फोल्डर का नाम है /index.html। तो अगर मैं यहाँ से ये index.html हटाकर मैं लिखूँ अगर contact us.html और एंटर दबाऊँ, अरे कॉन्टैक्ट अस पेज आ गया मुझे। तो वापस से अगर मैं index.html लिखूँ तो कुछ स्पेलिंग गलत होगी क्या? अच्छा हाँ, बेसिकली इंडेक्स में हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंडेक्स का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। अब देखना, मैं एक और फाइल बनाता हूँ। सपोज करो कि मैं एक कहते हैं एक फाइल बना रहा हूँ इंडेक्स के लिए, मतलब जहाँ पे हमारे नेविगेशन होंगे। सपोज करो अभी के लिए, अभी ठीक है, नैव बना देता हूँ मैं, या फिर इंडेक्स में रखते हैं ना सीधे सीधे, नैव। इंडेक्स में रखते हैं नैव। देखो एक नैव बना लेते हैं, याद आ गया होगा नैव, याद है ना, सीमेंटिक टैग्स। तो नैव में मैं क्या रखूंगा, एक एंकर टैग रखता हूँ, दो मतलब दो एंकर टैग रखूंगा, ठीक है।
एक और मैं रिडायरेक्ट, जैसे कि हमने एंकर टैग में पढ़ा था कि हम कोई भी वेबसाइट को रिडायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें अपने फाइल्स के भी नाम दे सकते हो HTML में, जैसे कि जो मैं देने वाला हूँ, स्लैश डॉट स्लैश, मेरे को मान के चलो ये तो होम पेज है, तो इसको मैं दूंगा होम। या फिर अगर मैं इसको ऐसे भी छोड़ दूँ ना, सिर्फ ऐसे, तो भी ये इसका मतलब होम ही होता है, ठीक है। और दूसरा मेरे को देना है स्लैश, क्या देना है मेरे को, कॉन्टैक्ट अस डॉट HTML, और इसमें मैं लिख दूंगा कॉन्टैक्ट अस। अब मैं इसको सेव करूं तो देखो मेरे पास 2 लिंक आ गई, ठीक है। अगर मैं होम पे क्लिक करूंगा तो बेसिकली ये तो कुछ और ही आ गया, मेरे को पूरा देना पड़ेगा क्या? ठीक है, ये बेसिकली मान के चलो एक नेविगेशन बार है, इसका अभी अभी कोई रोल नहीं है, कुछ यूज नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो 2 पेजेस हमने बनाए हैं, ठीक है। एक ये तो होम पेज है। अब यहाँ पर मैं अगर कॉन्टेक्ट पे जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ। आप इसमें एंकर टैग भी लगा सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, आपको तो पता ही है, ये आपका टास्क है बेसिकली, असाइनमेंट है, आप लगा के देखना कि एंकर टैग के अंदर ये सेम URL डालना, जो फाइल का नाम है वो डालोगे। जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, जैसे अगर मेरे को कॉन्टैक्ट जाना है तो contactus.html, ये पूरा URL जो है ना ये डालना, और ट्राई करना एक छोटा सा अपना नेविगेशन बार बनाने का। देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं, मेरे को कमेंट में आंसर चाहिए, ठीक है। यही आपका टास्क है, ठीक है। तो कॉन्टैक्टस भी जा पा रहा हूँ मैं, और क्या कहते हैं अपना, अगर मैं हटा दूँ और यहाँ पर तो होम पेज भी जा सकता हूँ। तो मेरा मुद्दा ये था कहने का कि जो होम पेज है उसके अंदर मैं होम पेज से रिलेटेड चीज़ें लिखूंगा और कीवर्ड्स लिखूंगा, और जो कॉन्टैक्टस है, सपोज करो, चलो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ इसमें, ये हमारा होम पेज है, ठीक है। तो लिख दूंगा मैं, दिस इज आवर लैंडिंग पेज एंड वी प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है। इतना ये हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है। और कीवर्ड्स में मैं दे सकता हूँ कुछ भी, मेडिसिन, कॉमा देके हॉस्पिटल, उसके बाद और क्या क्या चीज़ें होती, बहुत सारी चीज़ें, कैंसर ट्रीटमेंट, और मतलब ETC जो भी आपको वो देना है, ठीक है। तो ये आपने होम पेज के लिए सेट किया है। तो जब आप अपनी वेबसाइट, मतलब आपकी कोई वेबसाइट पे सर्च करेगा ना, तो उसको एक लिंक मिलेगी होम करके, और उसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, ये मेंशन होगा डिस्क्रिप्शन। कीवर्ड्स तो नहीं दिखते, बट ये डिस्क्रिप्शन मेंशन होगी वहाँ पर। ऐसे ही कॉन्टैक्ट अस के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको, ये कॉपी और ये पेस्ट, ठीक है। UTF-8 को हटा दो। अब इसमें मैं लिख सकता हूँ दिस इज आवर कॉन्टैक्ट अस पेज, बस इतना अभी के लिए, आप समझ रहे हो, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मैं दे दूंगा फ़ोन नंबर, आप चाहो तो इसमें अपना जीमेल भी दे सकते हो, ठीक है। फ़ोन नंबर, एड्रेस, और कंपनी का नाम ज़रूर देना, कंपनी, जो भी आपकी कंपनी का नेम है, ठीक है। और एक बार अबाउट अस भी दे दो, ताकि वही रेलेवेंट पेज आए। कीवर्ड्स आप दे सकते हो, लेकिन मैं मिलता जुलता कीवर्ड, ऐसा नहीं कुछ भी दे दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका बहुत काम करेगा, ये जो मेन टैग्स मैंने बताया आपको डिस्क्रिप्शन का, कीवर्ड्स के लिए, और डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स बेसिकली ये आपके SEO बहुत इम्प्रूव करता है, और ये आप यूज़ करोगे ही करोगे हर जगह, ठीक है। चाहे आपका कोई क्लाइंट हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो,
आपका क्लाइंट बोलेगा कि मेरे को ऐसे कर SEO करके दो, तो यही सब करके देना है आपको, लेकिन प्रॉपर दिमाग लगा के, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही ख़राब कर दो, है ना। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई SEO से रिलेटेड बात। ठीक है, अब हम थोड़ा सा, जैसे कि हम हेड वाले सेक्शन में ही हैं, अगर आप देखो तो ये पूरा हेड टैग के अंदर ही तो हम बात कर रहे थे देर से, तो क्यों ना मैं आप थोड़ा सा आपको फेव आइकन के बारे में बता देता हूँ। पहले ये दिखाता हूँ कि फेव आइकन जो होता है वो होता क्या है। देखो, अभी तक तो आपने देखा था कि ये जो है यहाँ पर टाइटल आ जाता है, जो भी हम टाइटल लिखते हैं, है ना। ये क्या है, ये ग्लोब सा बना हुआ है एक, यहाँ पर आपने बहुत सी वेबसाइट्स में देखा होगा कि यहाँ पर आइकन बन के आता है ना आइकन। तो इस आइकन को कैसे लगाते हैं, इस आइकन को ही फैब आइकन बोलते हैं बेसिकली हम लोग। तो आज हम देखते हैं कि उसको कैसे लगाते हैं। ठीक है, ये तो हमने देखा ही नहीं था अभी तक। तो बेसिकली इसको लगाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लिंक टैग का। लिंक टैग और एंकर टैग में कभी कंफ्यूज मत होना, एंकर टैग का काम अलग है बिल्कुल, और लिंक टैग का बिल्कुल अलग काम है। लिंक टैग यूज़ होता है कि आपकी एक्सटर्नल फाइल को अगर आपको यूज़ करना है, मान के चलो हम CSS यूज़ करते हैं ना, CSS यूजुअली हम अलग फाइल में लिखते हैं, तो उस CSS को अगर हमको अपने HTML के अंदर यूज़ करना है तो हम लिंक यूज़ करते हैं, लिंक टैग का। इसी तरीके से हमें फैब आइकन है, जो कि वो इमेज है हमारी, एक इमेज ही होती है मोस्टली। फैब आइकन डॉट आइकन होती है एक्सटेंशन उसका, डॉट PNG होती है, या फिर डॉट SVG होती है आपकी, ये JPG वगैरह नहीं चलेगी उसमें, है ना। तो देखो मैं बताता हूँ, पहले लिंक लिखूंगा मैं, और लिंक के साथ ही मेरे को बहुत सारे ऑप्शन आ गए। देखो, लिंक एटम, लिंक CSS, लिंक फैब आइकन। ठीक है, तो फैब आइकन पे आपको क्लिक कर देना है, बस जैसे ही आप क्लिक करोगे ना इस पर, तब देखना अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि मेरे को चाहिए पाथ, तो आप पाथ दे दो फटाफट से href के अंदर। तो पाथ तो हमें मालूम है कैसे देते हैं, /static images, एंड मैंने फैब आइकन पहले से दे रखा है। ये इमेज डाउनलोड करके दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। ये इमेज है, ठीक है, इमेज .png फॉर्मेट है इसका। तो ये हम फैब आइकन पर लगा रहे हैं, ऐसी डमी इमेज है। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, और मैं अगर रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये, अगर आपको दिख पा रहा हो, वैसे मैं जूम कर दूंगा, अगर आप एडिटिंग में, चलो मैं, मुझे ही करनी है एडिटिंग, मैं कर दूंगा जूम, इसको जूम करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पर ये फैब आइकन आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी फैब आइकन लगा सकते हो, इससे वेबसाइट और अच्छी दिखती है, और प्रोफेशनल दिखती है ना, और स्टैंडर्डाइज दिखती है कि हाँ भाई है वेबसाइट। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था फैब आइकन का, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो अब क्या बचता है भाई, फैब आइकन भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब लास्ट चीज बचती है पिक्चर टैग के बारे में। अब बेसिकली ये जो है, ये टैग है इमेज के बारे में ही है, बट इसका जो यूज केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट मतलब है। मैं आपको पहले दिखाता हूँ क्या है। हम आ जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पिक्चर टैग। ठीक है, पिक्चर टैग बेसिकली यूज होता है, मान के चलो आपके पास कोई इमेज है, ठीक है, आपने अपनी वेबसाइट में कोई इमेज लगाई है, और वो इमेज जो है वो चौड़ी इमेज है, समझना, ध्यान से समझना। ठीक है, वो इमेज जो लगाई है वो चौड़ी है एकदम, मतलब विड्थ उसका ज़्यादा है और हाइट कम है। तो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन के लिए तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सॉरी, बट जैसे ही वो आपके क्या कहते हैं, फ़ोन में अगर कोई यूज़र खोलेगा तो पूरी ब्रेक हो जाएगी भाई, है ना, क्योंकि वो उसका विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है, तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कर पाएँ कि जब हम कोई यूज़र फ़ोन में देखे तो लंबी दिखे इमेज, कोई दूसरी इमेज दिखे, या फिर उसी इमेज को हम मॉडिफाई कर दें, या फिर अलग से अगर कर दें कि मतलब उसकी हाइट लंबी कर दें और विड्थ कम कर दें फ़ोन के अकॉर्डिंग या फिर टैबलेट के अकॉर्डिंग। कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि मतलब अगर हम लैपटॉप में खोल रहे हैं तो दूसरी इमेज दिखे, और फ़ोन में खोल रहे हैं तो दूसरी इमेज दिखे, कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। यही काम है बेसिकली पिक्चर टैग का। तो इसीलिए मैंने 2 इमेजेस लिए हैं। देखो, सबसे पहली जो इमेज है वो है cat1, जिसमें ये एक वाइट कलर की प्यारी सी बिल्ली है, और दूसरी है cat2। ठीक है, डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। तो ये दोनों इमेजेस हैं। तो
तो अब हम क्या करते हैं, पहले पिक्चर टैग का सिंटैक्स देख लेते हैं। क्या है सिंटैक्स? सिंटैक्स ये है, आप लिखते हो पिक्चर, 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 इसके अंदर आता है सोर्स। सोर्स टैग के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे चर्चे में बात कर चुके हैं। तो सोर्स टैग आता है इसके अंदर, SOURCE, सोर्स। इसके अंदर आएगा आपका SRC सेट, नॉट SRC, इसमें आता है SRC सेट। SRC सेट में आपको मतलब देखो, इसके अंदर मल्टीपल इमेज, आपको ये तो मालूम है कि सोर्स यूज होता है मल्टीपल चीज़ों के लिए, है ना, मल्टीपल इमेजेस या फिर मल्टीपल फाइल्स के लिए। हमने ऑडियो में भी चेक किया था वो चीज़, या वीडियो में भी चेक किया था, दोनों में चेक किया था हमने। तो सोर्स में हम दे देते हैं सबसे पहले इमेज 1 का जो पाथ है, वो इमेज 1 का पाथ क्या है जी, स्लैश स्टैटिक, स्टैटिक के अंदर स्लैश इमेजेस, और उसके बाद cat1.png। अभी रुकते जाना, ठीक है, अभी मैं सिर्फ इमेजेस सेट कर रहा हूँ। तो अब मैं इसमें cat2 का दे देता हूँ, ठीक है, और इसमें हमें एक डिफ़ॉल्ट भी देना पड़ता है, img टैग। उसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट को भी दे सकते हैं कि शुरू में कौन सी आए, तो मैं शुरू में चाहता हूँ cat1 ही आए, तो स्लैश स्टैटिक स्लैश इमेजेस स्लैश cat1.jpg। और मैंने png क्यों लिखा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जब jpg है तो jpg अभी आती ही नहीं, फिर इतना सोचते रहते क्या हो गया क्या हो गया। ठीक है, ऑल्टरनेटिव में क्यूट कैट दे देते हैं। ठीक है, अभी इतना सिर्फ काम किया है, और इसका मैं दे देता हूँ विड्थ और हाइट दे देते हैं 100 दे देते हैं यार, क्या दिक्कत है, 100। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं हो गया, 500 दे देते हैं। हाँ ये परफेक्ट है। तो अभी तो ये दिख रही है, ठीक है मैम। अब मैं अगर इंस्पेक्ट करूँ और इसको फ़ोन में देखूँ, अगर मैं इसका विड्थ कम करूँ या फिर विड्थ बढ़ाऊँ, तो ये तो चेंज ही नहीं हो रही यार। क्या फ़ायदा हुआ फिर पिक्चर टैग लगाने का? हाँ बताता हूँ क्या फ़ायदा हुआ। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो तो हमने अभी तक लिखा ही नहीं है, जो कि है मीडिया। इसी के अंदर हम लोग लिखते हैं कितने विड्थ पर क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सपोज कि मान के चलो कि cat1 जो है वो मेरी प्राइमरी इमेज है, वो मैं चाहता हूँ कि लैपटॉप में खुले। ठीक है, cat2 जो चाहता हूँ वो मैं एंड्रॉयड में खुले। ठीक है, सिंपल है। तो मुझे विड्थ फिक्स करनी पड़ेगी यहाँ पर। थोड़ा सा आपको ओवरवेलमिंग लग सकता है, बट इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम CSS पे बहुत जल्दी जाने वाले हैं, तो मज़ा आने वाला है अभी। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, बट कि ये पिक्चर टैग के बारे में बता रहे हैं, अभी हम CSS पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, बस पिक्चर टैग का काम समझो। तो मीडिया में लिखूंगा, मान के चलो इसमें मैं दूंगा 2, एक पैरेंथेसिस दे देते हैं 2। इसके अंदर हम लिखेंगे कि मिनिमम विड्थ, WIDTH, मतलब कम से कम 601 पिक्सल तो होनी चाहिए। ठीक है, अगर इससे मतलब अगर इस स्क्रीन से छोटी हुई तो दूसरी इमेज आ जाएगी, ये इसका मतलब है। तो वैसे ही अपोजिट इसका लिखना है हमें, मीडिया, और इसमें लिखेंगे मैक्सिमम विड्थ। अगर 600 है, मतलब 600 से जैसे ही ऊपर गई, मतलब स्क्रीन जैसे ही चौड़ी हुई और, तो दूसरी इमेज आ जाए जो कि ऊपर कंडीशन में है। बेसिकली इफ और एल्स वाला कंडीशन है, अगर आपने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो। ठीक है, तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये हमने 2 कंडीशन देख ली है। तो अभी तो देखो ये हमारी प्राइमरी इमेज है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे ही मैं इसको श्रिंक करूंगा, थोड़ा सा और करूंगा और करूंगा और करूंगा और करूंगा और करूंगा, चेंज हो गई पिक्चर, तो चेंज हो गई। फिर से दिखाता हूँ आपको, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा, बड़ा करूंगा, बड़ा करूंगा, बड़ा करूंगा, बड़ा करूंगा, और ये चेंज हो गई। ऐसे ही आप बहुत सारी मीडिया क्वेरीज लगा सकते हो हर एक पिक्चर्स के अकॉर्डिंग, देख रहे हो। और ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको मैं जूम कर दूंगा, मैं यहाँ पर नोटिस करना। ठीक है, जब मैं स्ट्रेच करूंगा इमेज को, तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको पार करूंगा 600 को, वैसे ही ये हो जाएगी, और जैसे ही वापस आऊँगा तो ये दूसरी कैट आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा पिक्चर टैग। तो
बस इतना ही सब कुछ था, काफ़ी कुछ हमने देखा इस वीडियो में तो यार। एंड यही हमारी कोर्स का एंड भी होता है यहीं पर। अब ऐसा नहीं है कि इस कोर्स के अंदर वीडियोस नहीं आएंगी। जैसे जैसे HTML के कुछ नए टैग्स आते हैं, HTML में कुछ नया आता है, तो ज़रूर इसके अंदर वीडियोस डलेंगी। बट आप अब रेडी हो चुके हो मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपने अच्छे से समझा है सब कुछ, अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया है आपने, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, पैट योर बैक। आपने सक्सेसफुली जो सबसे बोरिंग काम था HTML का, उसको पार कर लिया। क्योंकि अब जो सब इंटरेस्टिंग आने वाला है, अब हम लोग CSS पढ़ेंगे। अब बहुत कलरफुल जर्नी होने वाली है हमारी। तो अब इसके बाद मैं आपको देने वाला हूँ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स। क्योंकि अगले जो प्लेलिस्ट हमारी होगी CSS की, उसके अंदर हम खुद का पोर्टफोलियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम अपने खुद के प्रोजेक्ट्स भी शोकेस कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसको होस्ट कैसे कर सकते हो फ्री में, बिना 1 रुपया खर्च किए हुए, ताकि आप किसी को अपनी लिंक दो, वो जाके देख भी सकता है आपकी वेबसाइट बनाई हुई। और हम उसको रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे, और मतलब सब कुछ फुल फ्लैश्ड। उसके अंदर ये सारे जो टैग्स हैं जो कि आज हमने डिस्कस किए हैं, एक्सेसिबिलिटी वगैरह, वो सब कुछ उसके अंदर ऐड करेंगे। प्रोफेशनल प्रोजेक्ट होगा बिल्कुल। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे कोर्स में मेरा साथ देने के लिए। हालांकि लाइक्स वगैरह इतने नहीं आए, व्यूज़ भी नहीं आए उतने, बट स्टिल जितने भी लोगों ने लाइक किया, जितने भी लोगों ने कमेंट किया, उसका उनके हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करना, ऐसे ही अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि मेहनत तो लगती है हर कोर्स बनाने में, इसमें भी लगी है। एंड नोट्स भी आपको मिले हैं सारे हर वीडियो के बाद। और ये नोट्स वाला सिलसिला चलता रहेगा आगे वाली प्लेलिस्ट में भी, और जो भी फ्यूचर में आने वाली प्लेलिस्ट है सब में चलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से तैयार हो गए हो HTML के लिए, CSS के लिए। क्योंकि अब थोड़ा सा और मज़ा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि अब हम कलर्स के बारे में समझेंगे, अब हम फ़ॉन्ट साइज़ेस के बारे में समझेंगे, अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल्स लगाएंगे, बहुत सारी चीज़ें CSS में। तो यार CSS में मज़ा आ जाएगा आपको। और बहुत जल्दी ही ये कोर्स भी लॉन्च होगा CSS का, मैं बनाने पे लगा हूँ उसके। तो बस सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया है तो प्लीज़ एक लाइक छोड़ के जाना, और एक प्लीज़ कुछ तो कमेंट करके छोड़ के जाना कि कितना आपका प्रोग्रेस हुआ, कितना आप लोगों को आया, पहले आप कहाँ पे थे और आज कहाँ पर हो। समझ रहे हो? कहने को सिर्फ 7 वीडियोज़ हैं, बट 7 वीडियोज़ के अंदर काफ़ी नॉलेज था। एंड बस मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे अब CSS की वीडियो में, CSS के कोर्स में। मैं वेट करूँगा आप सबका। तब तक के लिए कोड करते रहो, शेयर कर देना ये कोर्स अगर जिस जिसको ज़रूरत है, जिस जिसके पास मेरा एक्सेस नहीं है। इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा फॉर श्योर, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। एंड बस जय श्री राम।